चैप्टर 51 शिवराज यही सही मौका है। अब तक। जिसे सुन नैना हिचकिचाते हुए बोली, पर हम अब तो ठीक है ना, तो हम खुद से भी तो चल सकते हैं ना। वो इतना कही ही थी कि शिवराज उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसके आंखों में आंखें डालकर अपनी हस्की आवाज में बोला, श्श्श, आजकल तेरे जुबान बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इतना कहकर वो उसके होठों को हौली हौली रगड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब अगर तूने एक और लफ्ज बोला ना, तो हम तेरे होठों को यही सीढ़ियों के बीचों बीच ही चूमने लगेंगे और यही सीढ़ियों पर ही तेरे साथ वो सब करने लगेंगे। फिर करती रहना खुद से चलने की जिद। अब आगे। इतना कहकर शिवराज नैना के चेहरे को ऊपर झुकने लगा, जिससे नैना शर्माते हुए उसके होठों पर अपना हाथ रख आंखों से इशारा करते हुए दबी जुबान में बोली, नहीं जी, अभी नहीं, हम अपने कमरे में नहीं हैं और कोई देख लेगा, ऐसे तो क्या सोचेगा, और हमारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है अभी जो हम इसके लिए तैयार रहें। ये कहकर वो शर्माते हुए अपनी पलकों को झुका ली, तो वहीं शिवराज उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर उसके माथे को प्यार से चूमकर बोला, इतना क्या डर रही है तू, हम खा नहीं रहे तुझे, और हम क्या तुझे कोई भूखा जंगली जानवर लग रहे हैं जो हम तेरी इस अवस्था में भी तुझे खाली नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जिसे सुन नैना अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं जी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, सच्ची में हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने आपको अभी मना किया, और ऊपर से अभी हम दोनों लोग अपने कमरे में भी नहीं हैं, पर अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नैना के इस बात को सुन के शिवराज उसके होठों पर अपनी उंगली रख धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, श्श्श, हम समझ रहे हैं तेरी स्थिति को, तो तू बेफिक्र, अभी हम तेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इतना कहकर वो दरवाजे को लात से मार के खोल दिया और फिर अंदर जाकर नैना को पलंग पर लिटा दिया। तू आराम कर, हम अभी आते हैं, शिवराज ने नैना के सिर को हल्का सा सहलाते हुए बोला। जिसे सुन वो अकेले रहने के ख्याल से डर कर घबराते हुए बोली, आप हमें अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, वो भी इतनी रात को। नैना के चेहरे और उसके लफ्जों पर छाई डर और घबराहट को देखकर शिवराज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, तू इतना क्यों डर रही है। अरे हम तो बस तेरे लाडले को लेने जा रहे थे, क्योंकि ना तुझे उसके बिना और ना उसे तेरे बिना नींद आएगी, इसलिए हम उसे लेकर आते हैं, अभी समझी जोरू। ये कहकर वो उसके माथे को चूमकर उसके गाल को हल्का सा थपथपाकर कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह नैना की जब आंखें खुली तो वो खुद को शिवांश और शिवराज के बीच दबा हुआ पाई। उन दोनों ने उसे इस तरह से जकड़ रखा था जैसे वो उन दोनों को छोड़कर कहीं भागे जा रही है। और ये देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मीठी मुस्कान उभर आई और वो शिवांश के चेहरे को चूम ली, हमारा प्यारा सा लल्ला, हमारी जान। ये कहकर वो जैसे तैसे खुद को उन दोनों के गिरफ्त से रिहा कर नैना अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। प्रणाम दादी अम्मा। प्रणाम अम्मा जी, नैना ने अपनी सास और दादी सास के पांव छूते हुए कहा। जिसे सुन वो दोनों ही उसके सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए आशीर्वाद दी, जीती रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अम्मा जी, खाने में क्या बनेगा, नैना ने रसोई की तरफ जाते हुए कहा। जिसे सुन दामिनी जी कुछ कहती कि उससे पहले ही उषा देवी उसको टोकते हुए बोली, रे शिवराज की अम्मा, आज से ना तू अपनी इस नवेली बहुरिया को दूध के साथ साथ बादाम भी खिलाना शुरू कर दे। उषा देवी की ये बात सुन नैना और दामिनी जी दोनों उन्हें असमंजस भरी नजरों से देखने लगी, तो उनकी नजरों के दुविधा को देखकर उषा देवी अपने पान को मुंह में डालते हुए बोली, क्या हुआ सास बहू, ऐसे क्या हमें देख रही हो, खाने का इरादा है हमें। जिसके जवाब में दामिनी जी अपना सिर हिलाकर दबी जुबान में हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा जी, बादाम किस लिए। जिसे सुन वो नैना को एक नजर देखकर बोली, क्यों, हमने कुछ गलत कहा क्या। हमने ऐसा तो नहीं कहा अम्मा जी, दामिनी जी ने झिझकते हुए कहा। जिसके जवाब में उषा देवी उनको घूरते हुए बोली, हाँ तो और क्या मतलब है तेरा। ये कहकर वो अपनी पलकों को नैना की तरफ कर उसे देखते हुए बोली, और तू छोड़ी, तेरी यादाश्त कमजोर है क्या, जो तुझे हम बार बार बताएंगे कि शुरुआती दिनों में तुझे सिर्फ आराम करना है।
जिसे सुन नैना अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं दादी अम्मा, हम पहले से काफी ठीक है, अब हम हाथ बंटा सकते हैं सबका। नैना ये कह ही रही थी कि उषा देवी उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोली, तेरे कहने या तेरे ठीक होने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे होने वाले परपोते से मतलब है जो अभी तेरे कोख में पल रहा है। उषा देवी की ये बात सुन नैना की आंखें भर आई, जिसे वो अपनी आंखों को बंद कर बहने से रोकने की मशक्कत करने लगी। जिसे देख उषा देवी अपनी आंखों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए बोली, अब ऐसा भी क्या कह दिया हमने जो तू ये गंगा जमुना बहाने लगी? अरे इतना भी क्या बुरा रंग गया तुझे? उनकी ये बात सुन नैना अपना सिर ना में हिला दी और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, नहीं दादी अम्मा, हम रो नहीं रहे हैं, वो तो बस हमारी आंखों में कुछ चला गया था। वो कह ही रही थी कि उषा देवी अपने चेहरे को हल्का सा हिलाते हुए बोली, बस बस, हमें कोई रुचि नहीं तेरी बातों में, हमें जो तुझसे कहना था हमने कहा दिया। ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठ गई और फिर उसके पास जाकर उसके बाजुओं से पकड़कर दांत पर दांत बिठा के एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, याद रख, पेट से है तू, हमारा परपोता, हमारे शिवराज का अंश तेरे कोख में पल रहा है और हम नहीं चाहते कि तेरे साथ कोई ऊंच नीच भी हो, और अगर गलती से भी तूने कोई लापरवाही की और हमारे घर के वंश को कुछ हुआ तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझी तू? उषा देवी के बातों में छिपे धमकियों को सुनकर नैना डर सी गई, जिससे वो घबराकर कांपते हुए बोली, जी जी, हम सच समझ गए। इतना कहकर वो चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी और उसके जाते ही दामिनी जी उषा देवी को एकटक असमंजस भरी नजरों से देखने लगी। तो उषा देवी उनके इस तरह देखने पर अपनी दोनों भौहों को सिकोड़कर उचकाते हुए बोली, क्या है, ऐसे क्या देख रही है? जिसे सुन दामिनी जी अपना चेहरा हिलाते हुए बोली, माफी चाहते अम्मा जी, पर आपने अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी बहुरिया से कहा वो हमें सही नहीं लगा। दामिनी जी की ये बात सुन उषा देवी उसे घूर कर देखने लगी और फिर उनके कंधे को जोर से दबाते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोली, आजकल कुछ ज्यादा तेरी जुबान चलने नहीं लगी है? अब तू हमें बताएगी हम किसके साथ कैसे पेश आए, कैसे बातें करें? हाँ बोल। नहीं अम्मा जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस बहुरिया के अच्छे सेहत के लिए कह रहे थे, दामिनी जी ने अपनी पलकों को नीचे कर कहा। जिसे सुन उषा देवी उसके कंधे को झटकते हुए गुस्से में दांत पिसते हुए बोली, हाँ तो क्या गलत कहा हमने? अपने वारिस की चाहत रखना गलत है? अरे हम तो बस चाहते हैं कि हमारे घर का वंश सही सलामत इस दुनिया में जन्म ले, और अगर इसके लिए उस लड़की को बुरा लग रहा है तो लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस अपने वारिस से मतलब है, फिर चाहे वो जिए या मरे हमारी बला से। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गई और फिर दामिनी जी को घूर कर देखते हुए बोली, अब क्या दिन भर ऐसे ही खड़े होकर हमारी शक्ल देखने का इरादा है तेरा? अरे जा जाके रसोई में काम कर, और हाँ, उसे उसके कमरे में नाश्ता देकर आ, इतना देर तक उसका भूखा रहना हमारे परपोते के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? किसी ने कुछ कहा तुझे? बोल हमें। शिवराज ने नैना के पास बैठते हुए कहा। जिसके जवाब में नैना अपना सिर ना में हिला दी, तो शिवराज उसके ना को देख कंफ्यूज होकर बोला, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो तू रो क्यों रही है? देख नैना, हमने पहले भी कहा, तू एक मुखियाइन है तो तू हमेशा इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती है। शिवराज के इस बात को सुनकर नैना अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हम ठीक है जी, वो हमें अपने अम्मा बाबा की याद आ रही थी, इसलिए हमें रोना आ गया। तो नैना के इस बात के जवाब में शिवराज उसके कंधे पर अपना हाथ रख जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी दामिनी जी दरवाजे को खटखटाने लगी, जिससे शिवराज कहते कहते चुप हो गया और फिर दरवाजे की तरफ अपना गर्दन घुमाकर देखने लगा। अरे अम्मा, तू क्यों नाश्ता लेकर आई? रिया या रीमा से भिजवा देती या हमें ही बुला लेती? शिवराज ने नाश्ते की प्लेट लेते हुए कहा। जिसे सुन दामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई नहीं, इतना तो हम अपने बहू बेटे के लिए कर ही सकते हैं, और तू ना ये सब छोड़ फिलहाल, और अब बहुरिया का ख्याल रख बस। ये कहकर वो उसके कंधे को हल्का सा थपथपाते हुए वहां से चली गई। चला जा नैना, अपना नाश्ता कर ले, शिवराज ने नाश्ते की प्लेट्स को टेबल पर रखते हुए कहा कि तभी नैना आजी फिर से मिचलाने लगा, जिससे वो दौड़ती हुई वॉशरूम में चली गई।
उसे वॉशरूम में जाते देख शिवराज अपने मन में सोचते हुए खुद से मन में बोला, शिवराज, यही सही मौका है। अगर आज तू नहीं कर पाया तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। अपने आप से इतना कहकर वो अपने कुर्ते की जेब से पुड़िया निकाल लिया और फिर उसे खोलकर उसमें रखा पाउडर को जूस की गिलास में डालकर चम्मच से मिलाने लगा। आप क्या कर रहे हैं? नैना ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, जिसे सुन शिवराज घबरा गया और उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। तू कब आई? शिवराज ने अपने माथे पर फैले पसीने को पोंछते हुए कहा, जिसके जवाब में नैना उसके पास आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अभी आई बस पर। आप जूस को ऐसे घोल क्यों रहे थे? नैना के इस सवाल को सुनकर शिवराज अपनी लड़खड़ाती अटकती हुई लफ्ज में बोला, वो जूस बहुत जमा जमा सा था ना, तो बस हम उसे हिलाकर घुला रहे थे, उसे सही कर रहे थे। खैर, तू ये छोड़ और चल बैठ जा और नाश्ता कर। इतना कहकर वो उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थमा दिया और खुद भी अपनी प्लेट लेकर खाने लगा। बस हमारा हो गया, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा, नैना ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा कि शिवराज उसके हाथ में जूस का गिलास थमाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुझे ये जूस पूरा पीना पड़ेगा, वरना वो बुढ़िया फिर से बात का बतंगड़ बनाएगी। ये कहकर वो उसके बोलने से पहले ही उसके हाथ को पकड़कर जूस पी गिलास उसके होठों से लगा दिया। ठीक, तू अब आराम कर, हम भी जरा पंचायत के काम से बाहर जा रहे हैं, काम निपटा कर आते हैं कुछ घंटों में। इतना कहकर शिवराज नैना को पलंग पर लिटा दिया और फिर उन झूठे प्लेटों को उठाकर नीचे चला गया। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन नैना को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके पेट में एक अजीब सी टीस चुभन और दर्द सा महसूस हो रही थी, जिसे वो गर्भावस्था का सामान्य दर्द समझ बेचैनी से कर इधर उधर करवटें बदल रही थी कि तभी उसे अपने निचले हिस्से में असहनीय दर्द सा महसूस हुआ और वो दर्द से तड़पते हुए करा उठी, आहा, हमें आज इतना क्यों दर्द हो रहा? आहा, अब हमसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ये कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? इतना कहकर वो उठकर बैठ गई और फिर अपने पेट को पकड़कर दर्द से सिसकते हुए बोली, आहा, हमसे सहा नहीं जा रहा। अब हम क्या करें? किसको बताएं हम? अम्मा जी? हाँ, हम अम्मा जी को जाकर बताते हैं। ये कहकर वो जैसे ही उठने को हुई कि तभी उसे अपने नीचे कुछ गीला सा महसूस हुआ, जिससे वो कंफ्यूज होकर अपने ऊपर पड़ी चादर को हटाकर देखने लगी और फिर अपने नीचे देख उसकी आंखें एकदम से फैल गई और वो डर और घबराहट से चिल्लाने लगी, खून, सत्संग सरपंच जी। चैप्टर 52 मुखियाइन जी की कोक सुनी हो गई। अब तक। इतना कहकर वो उठकर बैठ गई और फिर अपने पेट को पकड़कर दर्द से सिसकते हुए बोली, आहा, हमसे सहा नहीं जा रहा। अब हम क्या करें? किसको बताएं हम? अम्मा जी? हाँ, हम अम्मा जी को जाकर बताते हैं। ये कहकर वो जैसे ही उठने को हुई कि तभी उसे अपने नीचे कुछ गीला सा महसूस हुआ, जिससे वो कंफ्यूज होकर अपने ऊपर पड़ी चादर को हटाकर देखने लगी और फिर अपने नीचे देख उसकी आंखें एकदम से फैल गई और वो डर और घबराहट से चिल्लाने लगी, खून, सत्संग सरपंच जी। अब आगे। अपने पेट और निचले अंग के हिस्सों में हो रहे उस असहनीय दर्द से और बिस्तर पर बह रहे अपने खून को देखकर नैना डर और घबराहट से जोर जोर से चीखते हुए रोने लगी। वो रोते हुए एकटक शिवराज को आवाज दे रही थी। उसके रोने और चीखने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी, जिससे आंगन में बैठे घर के सभी लोग जो चाय पी रहे थे वो उसके चीखने और रोने की आवाज सुन घबराकर ऊपर की तरफ देखने लगे। इसे क्या हुआ? ये ऐसे चीख क्यों रही है? अभी तो ठीक थी ना ये लड़की भी ना एक पल भी अपने मर्द के बिना नहीं रह पाती है। उषा देवी सोफे से उठते हुए बोली, जिसे सुन रीमा घबराते हुए बोली, दादी अम्मा, ये तो जाकर पता चलेगा ना। इतना कहकर वो सीढ़ियों पर भागते हुए उसके कमरे में जाने लगी तो उषा देवी और दामिनी जी भी दौड़ते हुए ऊपर उसके कमरे में जाने लगी तो उनके पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी हड़बड़ाते हुए उसके कमरे में जाने लगे। भाभी, क्या हुआ? आप चीखी क्यों? रीमा उसके पास आते हुए बोली, जिसे सुन नैना रोते हुए बोली, दीदी हमें बहुत दर्द हो रहा है, जिससे हमें खून भी आ रहा है।
नैना के इस बात को सुनकर रीमा एकदम से घबरा गई और इससे पहले वो कुछ बोलती या कह पाती कि उससे पहले उषा देवी हड़बड़ाते हुए उसके पास आकर बैठते हुए बोली, क्या कह रही है तू? कैसा खून आ रहा है तुझे? कहीं चोट लगी है क्या तुझे? ननन नहीं मालूम हमें, वो तो हम नाश्ता करके बिस्तर पर लेटे हुए थे कि उसके कुछ घंटे बाद से ही हमें पेट में हल्का हल्का दर्द और बेचैनी सी होने लगी थी और फिर अचानक से दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया जिससे हम आप सबके पास नीचे आने के लिए उठे तो देखा हमारे नीचे उसमें से खून निकल रहा है। नैना ने दर्द से छटपटाती हुई रोते और सिसकते हुए बोली। नैना के इस बात को सुन के उषा देवी को एक डर सा लगने लगा। उनका दिल डर से बैठा जा रहा था। उनके चेहरे का रंग एकदम से मानो बेरंग और फीका सा हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें एक गहरा झटका सा लग गया है। नैना ने जो अभी कहा उसका मतलब उन्हें साफ साफ समझ आ गया था और यही सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर तभी वो एकदम से नैना को उसके कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए बोली, क्या कह रही है तू? सुबह तक तो तू ठीक थी ना, तो फिर ये कैसे हुआ बोल? जिसके जवाब में नैना रोते हुए बोली, आहा हो, हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है। आहा अम्मा, हमें दर्द हो रहा है, हमसे और नहीं सहा जा रहा है। नैना के मुंह से ये सुन उषा देवी उसके कमर पर से चादर हटा दी और फिर जो देखा उसे देख वहां मौजूद सबके होश उड़ गए। उन सभी के चेहरे पर मानो मातम सा छा गया था कि तभी उषा देवी अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए गुस्से और डर से चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता है। हमारा परपोता इस दुनिया में आने से पहले ही कैसे मर सकता है? इतना कहकर वो गुस्से से नैना को देखते हुए बोली, क्या किया तूने हमारे वारिस के साथ? बोल, क्या किया तूने उसके साथ? उषा देवी के इस तरह चिल्लाने पर नैना उन्हें देख डर से कांपते हुए बोली, आप क्या कह रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा कहते भर में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी, जिससे रीमा डर कर उसके शरीर को हिलाने लगी, उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नैना को कहाँ होश था जो वो उसके ऐसे बुलाने या हिलाने पर उठ जाए। नैना को उठता न देख रीमा घबरा गई, जिससे वो उसके चेहरे को हल्का हल्का सहलाते और थपथपाते हुए बोली, भाभी भाभी, उठिए भाभी। ये कहकर वो कमरे में खड़े अपने भाइयों को आवाज देते हुए बोली, प्रियोम, प्रियोम, जा जल्दी से शिवराज भैया को बुला के लेकर आ, भाभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और जगत, तू जा जल्दी से दाई माँ को लेकर आ। इतना कहकर वो पलंग के बगल में पड़े स्टूल पर से पानी का गिलास लेकर नैना के ऊपर पानी की छींटे मारते हुए होश में लिखने की कोशिश करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद जगत दाई माँ को हवेली लेकर आया। अम्मा अम्मा, दाई माँ आ गई है, जगत ने दामिनी जी को आवाज देते हुए कहा, जिसे सुन दामिनी जी कमरे के बाहर निकलकर बोली, शांता जल्दी चल, बहुरिया कब से बेहोश पड़ी है, उसे होश ही नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो उसके हाथ को खींचते हुए कमरे के अंदर लेकर आई। पाए लागू बड़ी मालकिन, दाई माँ ने अपने सिर झुकाकर कहा कि उसकी ये बात सुन उषा देवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये सब बाद में कर लेना, पहले तू इसको देख, कहीं इसका गर्भपात तो नहीं हो गया और ये अचानक से बेहोश क्यों हो गई है। जिसे सुन दाई माँ अपना सिर हिलाते हुए बोली, जी बड़ी मालकिन, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग बाहर जाइए। तो उनकी ये बात सुन कमरे खड़े सभी लोग एक एक कर बाहर निकल गए। तो उन सभी के जाते ही दाई माँ जैसे कमरे का दरवाजा बंद करने को हुई कि तभी उषा देवी दरवाजा के बीच अपना हाथ डाल दी, जिससे दाई माँ उन्हें असमंजस भरी नजरों से देखने लगी और फिर संकोचते हुए बोली, क्या हुआ बड़ी मालकिन, आप हमें ऐसे क्यों खड़ी हैं और हमें गुस्से में क्यों देख रही है। जिसे सुन उषा देवी लंबी और गहरी सांस लेकर उन्हें घूर कर देखते हुए बोली, एक बात कान खोलकर सुन ले और हमारी बात को गांठ बांधकर याद रख ले। अगर हमारे परपोते को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम तेरे साथ क्या करेंगे तू सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर वो वहां से नीचे आंगन में चली गई। तो वहीं दाई माँ उषा देवी की इस बात और उसमें छिपी धमकी को सुनकर मन ही मन घबराने लगी, जिससे उनके माथे पर पसीने छूट पड़े, जिसे वो अपने हाथों से पोंछते हुए मन ही मन बुदबुदाई, कहाँ फंसा दिया सरकार ने हमें,
अगर हम गर्भपात के लिए वो पुड़िया ना देते तो वो हमें बर्बाद कर देते। और अब जब मुखियाइन जी का गर्भपात हो गया तो हमें ये बात बताने में भी डर लग रही है कि कहीं बड़ी मालकिन हमें जिंदा इस हवेली की जमीन में ना गाड़ दे। इतना कहकर वो नैना को सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली, बेचारी मुखियाइन जी किन जानवरों के बीच आकर फंस गई। फूल सी बच्ची को खिलौना बनाकर रख दिया इन लोगों ने। अपने आप से ऐसे बुदबुदाते हुए वो नैना के पास जाकर उसकी हाथ की नसें चेक करने लगी और फिर उसके साड़ी और स्कर्ट को ऊपर उठाकर उसके बदन के निचले अंग को देखने लगी तो वो पूरा हिस्सा खून से लथपथ था, जिसे देखते भर ही वो समझ गई कि नैना का बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ये दुनिया से चल बसा। शांता, ये बात तू नीचे जाकर कैसे बताएगी? कहीं ये सच सुनकर ये लोग बेचारी इस बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दें। हे राम जी, कहाँ फंसा दिया हमें? दाई माँ नैना की साड़ी को खोलते हुए बोली। लगभग 20 मिनट बाद दाई माँ नैना के कपड़े बदल कमरे का दरवाजा खोल दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगी, जिससे आंगन में मौजूद सभी लोग उसके उतरने की आहट सुन उसकी तरफ अपने आंखों में एक डर भरा सवालिया नजरों से देखने लगे। तो उन सभी की नजरों में छाए डर और सवाल को देख दाई माँ डर से अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोली, जगत बाबू, वो सरकार कहाँ है अभी? उनसे हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। वो क्या है ना कि इस वक्त उनका होना बहुत जरूरी है। तो दाई माँ के इस बात को सुन के उषा देवी उसके पास आकर उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोली, वो आता ही होगा उसको बुलाने। प्रियोम गया है तो अभी तू हमें बता, बहुरिया कैसे है? उसे होश आया? और हमारा परपोता कैसा है? ठीक तो है ना हमारा परपोता? बोल शांता, ठीक तो है ना हमारा परपोता? सही सलामत है ना वो? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? जिसे सुन दाई माँ अपना सिर नीचे झुका ली और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोली, हमें माफ कर दीजिए मालकिन, पर हम आप सबको भरम में नहीं रख सकते हैं। तू क्या कह रही है शांता? हम समझे नहीं। दामिनी जी उसके पास आकर बोली। जिसे सुन दाई माँ अपना सिर को नीचे झुकाए ही अपनी दबी और कांपती जुबान में बोली, मुखियाइन जी की कोख सुनी हो गई। उनकी कोख भरने से पहले ही राम जी ने खाली कर दी। उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। उनका गर्भपात हो गया है। दाई माँ की इस बात को सुन के हर किसी के आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे हवेली में शोक का माहौल छा गया। तो वहीं उषा देवी ये सुन गुस्से से उसके कंधे को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, शांता, जबान पर लगाम दे अपनी, वरना हम तेरी जबा काट लेंगे। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये कहने की? हाँ। जिसके जवाब में दाई माँ अपने हाथों को जोड़कर बोली, धीरे से अपने कांपते लफ्जों से बोली, हम झूठ नहीं कह रहे हैं बड़ी मालकिन, सच है ये। मुखियाइन जी की कोख हरी होने से पहले ही सुनी हो गई। चैप्टर 53। ये लड़की मनहूस है, खा गई तू हमारे परपोते को। अब तक दाई माँ की इस हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे हवेली में शोक का माहौल छा गया। तो वहीं उषा देवी ये सुन गुस्से को पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, शांता, जबान पर लगाम दे अपनी, वरना हम तेरी जबा काट लेंगे। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये कहने की? हाँ। जिसके जवाब में दाई माँ अपने हाथों को जोड़कर बोली, धीरे से अपने कांपते लफ्जों से बोली, हम झूठ नहीं कह रहे हैं बड़ी मालकिन, सच है ये। मुखियाइन जी की कोख हरी होने से पहले ही सुनी हो गई। अब आगे। इतना कहकर दाई माँ उन सभी की इजाजत लेकर वहां से अपने घर चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतोम अभी तक शिवराज को ढूंढ रहा था। उसने पंचायत से लेकर गांव के हर कोने कोने चप्पे चप्पे उसे बुलाने पे लिए ढूंढा, पर शिवराज का तो कुछ अता पता ही नहीं है। भैया अचानक से चले कहाँ गए, वो भी हम में से किसी को बताए बगैर? अपने आप से बातें करते हुए प्रियोम जीप हवेली की तरफ मुड़ा दिया और फिर जैसे ही वहां से जाने को हुआ कि तभी उसे शिवराज का सबसे खास आदमी उसे अपने घर जाते हुए दिखा, जिससे वो उसे रोकते हुए बोला, जगदीश जगदीश। प्रियोम के आवाज देने पर जगदीश उसकी तरफ पलटा और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, राम राम छोटे मालिक। जिसे सुन प्रियोम उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? हमारा मतलब इस वक्त मैं तुझे शिवराज भैया के साथ होना चाहिए था ना। प्रियोम के इस बात को सुन के जगदीश उसे कंफ्यूज होकर देखते हुए बोला, पर सरकार तो सुबह ही शहर को चले गए हैं, तो हम भला वहां उनके साथ कैसे जा सकते हैं?
तो जगदीश के इस जवाब को सुनकर प्रियोम एकदम से स्तब्ध रह गया, क्योंकि शिवराज ने घर में किसी को भी उसके शहर जाने के बारे में नहीं बोला था। प्रियोम को इस तरह स्तब्ध और भौचक्का देख जगदीश को बहुत अजीब लगा, जिस वजह से वो उसके सामने अपने हाथ को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ छोटे मालिक, कहाँ खो गए हैं आप, सब ठीक तो है ना? जिसे सुन प्रियोम अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, वो बस हम सोचे तू भी शायद उनके साथ शहर गया है, बस इसलिए हमने तुझसे पूछा। इतना कहकर वो अपनी जीप चालू कर हवेली के लिए निकल गया। हमने कहा था ये लड़की मनहूस है, पर नहीं, हमारी तो किसी को सुननी नहीं थी ना। अब हो गया ना सब खराब, उसके जन्म लेने से पहले ही खा गई ना ये मनहूस हमारे परपोते को, उषा देवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जिसे सुन महेंद्र जी उन पर चिल्लाते हुए बोले, उषा बस कर, और कितना बकवास करेगी तू, इन सब में बेचारी उस बच्ची का क्या कसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो तू उस पर फिजूल का गुस्सा करे, उस पर चिल्लाए। तो उषा देवी उनकी ये बात सुनकर उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, उसकी कोई गलती नहीं है? आपको सच में उसकी कोई गलती नहीं दिख रहा है? अरे उसकी वजह से हमने हमारा परपोता का मुंह तक ना देख सके, और आप कह रहे हैं उसकी कोई गलती नहीं। जिसके जवाब में महेंद्र जी ने कहा, हाँ उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये सब जो तू कर रही है ना, अब बंद कर दे तू, समझी? इतना कहकर वो उषा देवी के कंधे के पकड़कर उन्हें अपनी तरफ पलटते हुए बोले, और क्या बोल रही हो तू कि तूने अपना परपोता खोया है? तो उसने भी तो अपना बच्चा खोया है ना। तू तो सिर्फ शिवराज के अंश की चाहत में इतनी दुखी हो रही है, पर उसने तो उस अंश को अपने भीतर महसूस किया है, उसे अपने कोख में पाला है, और तुझसे कहीं ज्यादा उसे अपने बच्चे के खोने का दर्द होगा। इतना बोलकर महेंद्र जी उनके कंधे को झटकार दिए, तो वहीं उषा देवी उनकी इन बातों को सुनकर अपनी आंखों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए बोली, उसे कोई तकलीफ नहीं है, नाटक कर रही है वो, क्योंकि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था, वरना जब से वो गर्भवती हुई तब से उसके साथ ही क्यों आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। सोचा है आपने या इन सब ने नहीं सोचा है ना? तो एक बार जरूर हमारी इन बातों पर गौर फरमाइएगा। तो उषा देवी की ये बातें सुन वहां मौजूद घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि महेंद्र जी ने उसकी बातों को बेसर पैर का बोलने लगे। नाटक वो नहीं कर रही है, नाटक तो तू कर रही है, जो आए दिन उसकी गलती निकालने में लगी रहती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। अरे उस बच्ची की उम्र ही क्या है, 17 बरस, यही ना? इतनी तो तेरी रिया भी है ना, बल्कि इससे बड़ी, तो फिर तू कैसे उसे गलत बोल सकती है? आप कितना भी उसकी तरफदारी कर ले, पर इससे हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। वो हमें पहले से नहीं पसंद थी, और अब तो जो उसने किया उसके लिए तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये कहकर उषा देवी जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी कि महेंद्र जी उन्हें रोक दिया और फिर उनके सामने जाकर बोले, हमने आज तक तुझसे घर के मामलों में कुछ नहीं कहा, पर आज हम तुझे चेता रहे हैं कि तू हमारी पोती बहू से दूर रहे, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे सुन उषा देवी गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हें अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए बोली, देखिए आपने। वो ये बोली ही थी कि तभी प्रियोम हवेली के अंदर आते हुए बोला, बाबा शिवराज भैया हम में से किसी को बिना बताए ही शहर चले गए, और शायद वो 2-3 दिन बाद घर वापस आएंगे। प्रियोम की इस बात को सुन के महेंद्र जी कंफ्यूज हो गए और फिर असमंजस भरे लहजे में बोले, क्या मतलब तेरा? शहर गया है, पर क्यों? क्या जरूरत पड़ गई उसे जो वो ऐसे ही बीन बताए चला गया? वो ये कह ही रही थी कि तभी उन सभी के कानों में रोने और चीखने की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे वो सभी ऊपर कमरे की तरफ देखने लगे और फिर हड़बड़ाते हुए सब एक साथ सीढ़ियों पर दौड़कर भागने लगे। कमरे में आते ही रीमा उसके पास जाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों चीखी आप ठीक तो है ना? जिसे सुन नैना अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछ के आपने चेहरे को हिलाते बोली, नन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें एक अजीब सा एहसास हो रहा है। ये कहकर वो अपने पेट पर अपना हाथ रख बोली, हमारा पेट इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है? आहा साहा अम्मा। ये कहकर वो रीमा से मिन्नत करते हुए बोली, दीदी आप दाई माँ को बुला दीजिए, हमें उनकी जरूरत है, हमें अभी भी हमारा गर्भ खाली खाली सा लग रहा है। नैना के इस बात के जवाब में रीमा कुछ कहती कि उससे पहले उषा देवी गुस्से से उसके पास आई और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों से कसकर दबाते हुए अपने दांतों को पीस कर बोली, खा गई तू उसे, मार दिया तूने हमारी बच्चे को। उषा देवी के ऐसा कहने पर नैना उषा देवी की तरफ देखते हुए बोली, दादी अम्मा आप ये क्या कह रही है? जिसे सुन उषा देवी उससे चेहरे को झटकते हुए गुस्से में बोली, हम वही कह रहे जो सच है, नहीं रहा हमारे हवेली का वंश, हमारा गुरूर, हमारा गर्व खा गई तू हमारे परपोते को। चैप्टर 54 मर तो नहीं गई ना? गहरा सदमा लगा। अब तक
नैना के इस बात के जवाब में रीमा कुछ कहती कि उससे पहले उषा देवी गुस्से से उसके पास आई और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों से कसकर दबाते हुए अपने दांतों को पीस कर बोली, खा गई तू उसे, मार दिया तूने हमारी बच्चे को। उषा देवी के ऐसा कहने पर नैना उषा देवी की तरफ देखते हुए बोली, दादी अम्मा आप ये क्या कह रही है? जिसे सुन उषा देवी उसके चेहरे को झटकते हुए गुस्से में बोली, हम वही कह रहे जो सच है, नहीं रहा हमारे हवेली का वंश, हमारा गुरूर, हमारा गर्व खा गई तू हमारे परपोते को। अब आगे। उषा देवी के मुंह से ये सब सुनकर नैना वहां मौजूद बाकी सब सदस्यों की तरफ देखने लगी तो उसे वो सब के सब अपनी अपनी नजरें चुराता हुए दिखाई दिए, जिससे उसे उन सब की इस हरकतों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उषा उससे ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, और इसलिए वो उनकी बातों पर यकीन ना कर उनसे बोली, दादी अम्मा आप ये क्या कह रही है? सच सच बताइए, अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब जरा सा भी सच नहीं है ना? आपने अभी जो कुछ भी कहा वो झूठ है ना? आप हमसे मजाक कर रही है ना? बोलिए ना, आप हमसे गुस्सा है इसलिए ऐसा कह रही है ना? बोलिए ना। नैना को यकीन करते न देख उषा देवी अपनी आंखों को ऊपर की तरफ नचाते हुए बोली, तू क्या हमारी दयाद है या हमारी सखी सहेली, या तू हमारे जोड़ी पाड़ी की है जो हमसे तुझसे इस तरह का मजाक करेंगे? हाँ, या तू हमें पागल समझती है जो हम तुझसे इतना भद्दा मजाक करेंगे? और हाँ, हम तुझसे गुस्सा है क्योंकि तेरी गलतियों की वजह से आज हमने अपने परपोते को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी लापरवाहियों की वजह से, जिसके लिए हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, समझी तू? उषा देवी के मुंह से ये सुन नैना को एक गहरा झटका सा लगा और वो उन सभी की तरफ देखकर अपने आप से बुदबुदाने लगी, नहीं, ये झूठ है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी हमारे पेट में है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे लल्ला को कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर वो अपने पेट पर अपना हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बाबू, हमारा छोटू सा बाबू, आप दादी अम्मा की बातों का बुरा मत मानना, ये तो हमेशा से हमसे ऐसा ही बर्ताव करती हैं क्योंकि हम गरीब घर से आए हैं ना, पर देखना जब आप जन्म ले लोगे ना तो यही लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे क्योंकि है तो आप अपने बाबा के ही अंश। नैना को अपने आप से इस तरह बातें करते देख जहां घर के बाकी सदस्यों को उसके ऊपर दया आ रही थी, उनसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वहीं उषा देवी ठो उसकी इस हरकत पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिससे वो उसके कंधे को कसकर दबाने लगी, जिससे नैना दर्द से कसमसा उठी और वो उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए सिसकियां भरते हुए बोली, आहा, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। जिसे सुन उषा देवी उसके ठुड्डी और गालों को अपनी उंगलियों से कसकर दबाते हुए बोली, दर्द ही हो रहा है ना तुझे? कोई पत्थर तो नहीं गिर पड़ा तेरे ऊपर, या फिर मर तो नहीं गई ना? और ये बता जरा, तू ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? हाँ बोल। ये कहकर वो उसके गालों को और भी कसकर दबाते हुए बोली, छोटी सी दूध पीती बच्ची है क्या तू, जो हमारी बात तुझे समझ नहीं आई? बोल, हमने कहा ना अभी तुझसे कि नहीं रहा हमारे घर का वंश, तेरी लापरवाहियों की वजह से हमने उसे खो दिया है, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही है हमारे कलेजे को जलाने के लिए? बोलती क्यों नहीं अब? क्या हमारे कलेजे को तू छलनी करना चाहती है? हाँ। तो उषा देवी की ये बात सुन नैना उनके हाथों को अपने चेहरे से हटाकर गुस्से से झटकते हुए चिल्लाकर बोली, हाँ, नहीं मानते हम आपकी बातों को, नहीं है यकीन हमें आप पर, पता है क्यों? क्योंकि आप हमें पसंद नहीं करती है, तो आप हमें दर्द देने के लिए ये सब कह रही है, झूठ बोल रही है आप हमसे, तो क्यों हम आपकी सुने? नैना को इस तरह अपने ऊपर चिल्लाते और बेइज्जती करते हुए देखकर उषा देवी उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे नैना बिस्तर के दूसरी तरफ जा गिरी। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इस बात करने की? हाँ, पर निकल आए हैं तेरे। तुझे तो अब हम बताएंगे कि हमसे बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। और सुन, तू जो ये नाटक करना चालू की है ना, इसे जल्दी बंद कर, समझी? उषा देवी ने अपनी उंगली उसे दिखाते हुए बोली, और इतना कहने के बाद वो एक बार फिर उसके चेहरे को अपने उंगलियों में दबोचते हुए बोली, गर्भपात हो चुका है तेरा, अपने ही कोख में अपने ही बच्चे को खा गई तू, पैदा करने से पहले ही तूने उसे मार डाला, और इस बात को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना तेरे लिए अच्छा होगा। उषा देवी के बार बार ये कहने पर नैना उन पर जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम ये मान ही नहीं सकते हैं, तो सच सच बताओ आप, ये झूठ है ना? हाँ, झूठ है, ये झूठ कह रही है आप। और नैना यही शब्द बार बार दोहरा रही थी, वो इस सच को मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे लग रहा था ये सब लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं नैना को इस तरह एक ही बात दोहराते हुए देख उषा देवी उसे फिर से कुछ बोलती या कहती कि उससे पहले ही इस बार रीमा उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, भाभी होश में आइए, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, संभालिए अपने आप को, अगर आप ऐसे टूटेगी बिखरेंगे तो शिवराज भैया को कौन संभालेगा? हम ये सच को चाहकर भी झूठला नहीं सकते हैं, काश हम ऐसा कर पाते,
पर उस ऊपर वाले के आगे कहाँ किसी का जोर चला है। इतना कहकर वो उसके चेहरे को प्यार से सहलाते थपथपाते हुए बोली, भाभी यही सच है, हम सबने खो दिया उसे। उस नन्ही सी जान को हमसे ऊपर वाले ने छीन लिया, पर देखना बहुत जल्द वो फिर से आपकी गोद हरी भरी कर देंगे, पर तब तक आपको अपनी हिम्मत हारनी नहीं है। तो रीमा की इस बात को सुन के नैना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे वो रीमा के हाथों को अपने गालों से हटाकर चीखते हुए बोली, नहीं नहीं मानते हम, हमें नहीं भरोसा आप सब पर, झूठ कह रही है, आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब हमें पसंद नहीं करते हैं ना, बस इसलिए आप सबके सब हमारे ऊपर अपना गुस्सा, अपना खुंदक निकाल रहे हो। और ये कहते कहते अचानक से उसके हाथ पांव कांपने और फूलने लगे और उसकी धड़कनें और सांसें दोनों ही उखड़ने लगे। उसका दम घुटने लगा और वो अपनी सुध बुध खो वहीं बेड पर गिर पड़ी और धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ हमारे लल्ला को, कुछ भी नहीं हुआ उसे, उसकी अम्मा कुछ भी नहीं होने देगी उसे। ऐसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते हुए वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। नैना को बेहोश होते देख रीमा जोर से चिल्लाने लगी, भाभी भाभी आंखें खोलो भाभी। इतना कहकर वो अपने पीछे खड़े बाकी सदस्यों की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा हमें लगता है भाभी फिर से बेहोश हो गई है। जगत एक काम कर, तू सरकारी अस्पताल की डॉक्टरनी साहिबा को बुला के लेकर आ, और अगर वो आने में आनाकानी करे तो उन्हें साफ साफ बोल देना सरकार की लुगाई को देखना है। जिसे सुन जगत अपना सिर हाँ में हिला दिया और डॉक्टर को लेने अस्पताल चला गया। गर्भपात होने की वजह से इनके दिल और दिमाग पर गहरा सदमा लगा, जिससे ये सच को मानने से मना कर रही है और हो सकता है ये हरकतें वो दोबारा करें। डॉक्टर ने नैना की नाड़ी, उसके पेट के निचली हिस्से और उसके सीने को चेक करते हुए कहा। तो उनकी ये बात सुन रीमा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, पर डॉक्टरनी साहिबा भाभी आज सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से ये कैसे हुआ? हमारा मतलब ना तो उन्होंने किसी तरह का चिंता ही किया और ना ही ऐसा वैसा कुछ खाया ही जिससे उनका गर्भपात हो सके। रीमा की ये बात सुन वो डॉक्टर नैना को और वहां मौजूद बाकी सबको कंफ्यूज होकर देखने लगी, तो उसे इस तरह देखने पर उषा देवी अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टरनी, ऐसे क्यों देख रही है हम सबको? हम तुझे कोई भूत नजर आ रहे हैं क्या? तो उनकी इस बात के जवाब में वो डॉक्टर उन सभी को एक नजर देखकर असमंजस भरे लहजे में बोली, नहीं बड़ी ठकुराइन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम रीमा जी की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ गए थे और इसलिए हम आप सब की तरफ सशन्य भरी नजरों से देख रहे थे। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ कह, आखिर कहना क्या चाहती है तू? हम समझे नहीं, उषा देवी ने उस डॉक्टर की बातों को बीच में टोकते हुए कहा। जिसे सुन वो डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर हिचकिचाते हुए स्वर में बोली, हमारे कहने का मतलब है कि मुखियाइन जी का ये गर्भपात सामान्य गर्भपात नहीं है, बल्कि उनका ये गर्भपात तो जानबूझकर किया गया है। ऐसा लग रहा है कोई ये बच्चा नहीं चाहता था, जिससे उन्हें गर्भपात की दवाएं खिलाई गई। अभी उस डॉक्टर ने ऐसा कहा ही था कि इस बार महेंद्र जी उसकी बातों को बीच में टोकते हुए बोले, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब ने खुद बहुरिया का ख्याल रखा था। महेंद्र जी की ये बात सुन वो डॉक्टर अपनी बातों को पूरा करते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, मुखियाइन जी का गर्भपात अपने से नहीं हुआ बल्कि करवाया गया। उन्हें खाने में कुछ उल्टी दवाइयां भी दी गई है जिससे उनका गर्भपात हो गया। चैप्टर 55 खुद ही अपना गर्भपात कराया है अब तक। जिसे सुन वो डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर हिचकिचाते हुए स्वर में बोली, हमारे आगे। उस डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर जहां सभी लोग एकदम से शॉक हो गए, उनका दिमाग सुन्न पड़ गया और उनके दिल की धड़कनें भी जैसे बेकाबू सी हो गई। तो वहीं उषा देवी आंगन के चारों तरफ घूमते हुए जोर जोर से तालियां बजाते हुए किसी पागल इंसान की तरह हंसने लगी। तो उनकी इस हरकत पर उस डॉक्टर के साथ साथ घर के बाकी लोग भी उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने गंभीर वक्त में जहां सभी लोग दुखी और चिंतित हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं वो दुखी, गुस्सा या चिंतित होने के बजाय अचानक से ये क्या करने लगी है? क्या उन्हें डॉक्टर की बात समझ नहीं आई अभी तक, या फिर वो नैना से इस कदर नफरत करती है कि उसकी इस हालत पर भी इस तरह खुश हो रही है, या फिर उन्हें भी नैना की तरह इतना गहरा सदमा लगा कि वो भी अपनी सुध-बुध खो बैठी है। वो सभी उन्हें एक टक सवालिया निगाहों से देख ही रहे थे कि महेंद्र जी उनके पास आकर उनके हाथों को पकड़कर रोकते हुए गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोले, उषा बंद करो ये तमाशा, और ये कर क्या रही थी तुम? हाँ, ये कैसी हरकत कर रही हो तुम? हाँ बोलो। इतना कहकर वो उनकी कलाइयों को कसकर दबाते हुए बोले, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ हम सभी इतने तनाव में हैं और तुम हो कि पागलों की तरह खुश हुए जा रही हो, तालियां बजाए था रही हो जैसे तुमने कोई खुशखबरी सुन लिया है, जो इस तरह खुशी से बावरी होने लगी हो।
महेंद्र जी के इस तरह अपने ऊपर चिल्लाने और उनके गुस्सा करने पर उषा देवी उनके हाथों को झटकते हुए बेहद गुस्से में अपनी आवाज को ऊंची कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, अगर आपको लगता है कि हम पागल हो गए हैं तो हाँ, हो गए हैं हम पागल, और इतना सब कुछ सुनकर हो भी क्यों ना। हम पागल बताइए जरा हमें। और हाँ, हमने तो सुना है इस डॉक्टरनी ने क्या कहा, पर शायद आप और इन सबके कान कच्चे हो गए हैं, तभी तो आप सबने नहीं सुना कि इस डॉक्टरनी ने अभी क्या कहा है। तो महेंद्र जी ने उनकी इस बात के जवाब में कहा, हम सब ने सुना इस डॉक्टरनी ने अभी क्या कहा, और इसलिए तो हम सब इतने ज्यादा दुखी और चिंतित है। जिसे सुन उषा देवी बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, चिंतित और दुखी, पर किसके लिए है हाँ? जिसके जवाब में महेंद्र जी उन्हें गुस्से से घूर कर देखते हुए बोले, ये क्या सवाल रही हो तुम हमसे हाँ? जैसे कि तुम्हें तो कुछ भी मालूम ही नहीं है कि नई बहुरिया के साथ आज दोपहर में क्या हुआ है। मालूम है हमें, तभी तो हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप सभी से, उषा देवी ने बेहद ही शांत लहजे में कहा। जिसे सुन महेंद्र जी कुछ कहते कि उनसे पहले रीमा बोली पड़ी, अगर आपको मालूम है तो आप ऐसे बेतुके सवाल क्यों कर रही है दादी अम्मा? अगर आपको पता है कि नैना भाभी के साथ आज क्या हादसा हुआ है तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही है जिससे हम लोगों को आप पर गुस्सा आए? बोलिए, क्या आपको मालूम नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें? तो रीमा के सवाल को सुनकर उषा देवी अपनी दोनों भौहों को सिकोड़ के अपनी आंखों को छोटी छोटी कर उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए उस पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ऐ लड़की, खबरदार, जो हमसे इस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश की या हमसे ऊंची आवाज में बात भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी दादी अम्मा हम हैं, ना कि तूने हमें पैदा किया है जो हमसे ऐसी बातें और बर्ताव करती रहती है। और हाँ, आगे से फिर कभी हमसे बदतमीजी की या फिर हमारी दादी बनने की कोशिश भी की तो खैर नहीं, तेरी समझी तू। माफी दादी अम्मा, पर हम आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपसे वही कह रहे हैं जो इस वक्त हर एक घर वालों के जहन में घूम रहा है, रीमा ने माफी मांगते हुए कहा। जिसके जवाब में उषा देवी उससे बोलने से पहले उस डॉक्टर के पास जाकर बोली, ये ले तेरे पैसे और अब तू निकल यहाँ से। और एक बात, अगर हमारे परिवार की बात गलती से भी इस हवेली के बाहर गई तो तेरी भी खैर नहीं है, समझी तू? जिसे सुन वो सरकारी डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, आप निश्चिंत रहें बड़ी मालकिन, हम मरते दम तक अपनी जुबान आप लोगों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इतना कहकर वो अपना हाथ जोड़ते हुए वहां से बाहर चली गई। उस डॉक्टर के जाते ही उषा देवी उन सभी की तरफ पलट कर देखते हुए बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम सब? हम पागल हो चुके हैं, हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, हाँ बोलो। इतना कहकर वो एक बार फिर से जोर जोर से तालियां बजाने लगी और फिर अचानक से एकदम रुक सी गई। फिर कुछ वक्त बाद वो अपने दांतों को पीसते हुए बोली, हाँ बोलो, है कोई जवाब तुम सबके पास? नहीं ना, होगा भी कैसे? तुम सब इतने भावुक जो ठहरे तो कैसे देखोगे उसके नाटकों को? उषा देवी के इस बात को सुन के दामिनी जी सकुचाते हुए धीरे से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं अम्मा जी? हम सब समझे नहीं, आपकी बातों का क्या मतलब है? जिसके जवाब में उषा देवी हल्का सा बनावटी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, चाचा सच में कितनी भोली है तू दामिनी, और तेरे साथ ये सब भी। जिसे सुन महेंद्र जी उन्हें टोकते हुए गुस्से में बोले, साफ साफ बता ले उषा, तू कहना क्या चाहती है? हमारे पास इतना बखत नहीं है जो हम तेरी जलेबी जैसी बातों को सुनते फिरे। तो हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा है आप सबको हमारी बातें सुनाने या बताने का, उषा देवी ने चिल्लाते हुए कहा। जिसे सुन महेंद्र जी अपना सिर हिलाते हुए अपने आप में दबी जुबान में धीरे से फुसफुसाते हुए बड़बड़ाए, कुछ भी नहीं हो सकता है इस औरत का, दिन ब दिन इसका दिमाग तो सड़ता ही रहा है, साथ ही साथ इसका दिल भी अब सड़ने लगा है। अपने आप से ऐसा बुदबुदाते हुए वो अपने कमरे में जाने लगे कि उषा देवी अपनी आवाज को बहुत ही ऊंचा कर चिल्लाते हुए बोली, ये गर्भपात किसी और ने नहीं किया, बल्कि उस औरत ने खुद ही अपना गर्भपात कराया है। उसने खुद वो दवाएं खाई है और अभी वो बस अपनी पोल खुलने के डर से तुम सबके सामने नाटक कर रही है। अव्वल दर्जे की चतुर औरत है वो, बता रहे हैं हम तुम सबको। उषा देवी के मुंह से ये सुन वहां खड़े घर के बाकी सदस्य हतप्रभ से रह गए। ये सुनकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एकदम से कोई शौक या सदमा लगा गया है, जिससे वो सब कभी उन्हें तो कभी एक दूसरे को एकटक कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगे। तो वहीं महेंद्र जी उनकी ये बात सुन चलते चलते रुक गए और फिर उनकी तरफ पलट कर देखते हुए बोले, ये क्या कह रही हो तुम उषा? ऐसे कैसे तुम उस पर झूठा लालछन लगा रही हो? हाँ बोलो, और तुम होश में तो हो ना, या फिर भांग वांग खा लिया है तूने जो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी है? हम कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हैं और हमने कोई नशा नहीं किया है, बल्कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो 100 आने सच है, उषा देवी ने चिल्लाकर कहा। और इतना कहकर वो एक गहरी और लंबी सांसें छोड़ते हुए आगे बोली, हाँ हम जो कुछ भी कह रहे हैं ये 100% सच है।
ये गर्भपात किसी और ने नहीं बल्कि नैना ने खुद किया है। अरे अभी जवानी के दहलीज पर चढ़ी है वो तो अपनी जिस तार मानी जरूरतों के लिए उसने अपने ही बच्चे को मार डाला। अपने गर्भ में ही वो खा गई हमारे शिवराज की निशानी को, हमारे घर के वंश को। तो उषा देवी की इस बात को सुन के महेंद्र जी गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए बोले, उषा बस भी करो, अब तुम बहुत बकवास कर लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने, अब और नहीं। समझी, जो कहना था तुम्हें कस चुकी, अब एक और लफ्ज नहीं सुनेंगे हम तुम्हारे मुंह से, समझी तुम। जिसके जवाब में उषा देवी भी उन पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्यों चुप करें हमने कुछ भी गलत तो नहीं कहा है, तो हम क्यों खामोश रहें। इतना कहकर वो अपने दांत पर दांत को बिठाकर पिसते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, उस लड़की ने ही अपने बच्चे को मार दिया। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उनके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी, उसने नहीं, हमने किया है उसका गर्भपात जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं है। ये सुनकर वो सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे, जिससे सबके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उनके चेहरे पर छाया वो सदमा और भी ज्यादा घना रूप लेकर फैल गया था। तो वहीं महेंद्र जी और उषा देवी दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर एक साथ बोल पड़े, तुम। जिसे सुन वो शख्स हवेली के अंदर आते हुए एक नजर सबकी सवालिया निगाहों को देखा और फिर लंबी सांसें भरते हुए उन दोनों को जवाब देते हुए बोला, हाँ, हम जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। ये कहकर वो सोफे पर बैठकर उन सभी की तरफ देखने लगा जो अभी भी उसे ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जिसे समझ वो उन सभी को देखते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब, हम सच कह रहे हैं, वो नहीं बल्कि हम ये बच्चा नहीं चाहते हैं अभी, तो इसलिए ये गर्भपात का होना बहुत ही आवश्यक था उसके सेहत और हमारे रिश्ते के लिए।